Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the application of remote sensing. Okay, introduction. Scientific planning and management is essential for the conservation, that means prevention of the wasteful use of the resources. अब रिमोट सेंसिंग का यूज हम किस में सीखने वाले हैं? वाटरशेड मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग का कैसे यूज होता है तो वो हम देखेंगे. Scientific planning and management is essential for the conservation. Conservation yani prevention of the wasteful use of the water resources of the land, water resources for the optimum. That means best use हम कैसे कर सकते हैं? Okay, maximum productivity के लिए. Watersheds being the natural hydrological units, such studies are generally carried out at watershed scale and are broadly referred under the term watershed management. That means हमें maximum जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है जिसमें वाटर आ गया, लैंड आ गया, ओके, तो उसका हम बेस्ट यूज कैसे कर सके, ऑप्टिमम और बेस्ट यूज प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे कर सके, इसके लिए हमें रिमोट सेंसिंग का हम रिमोट सेंसिंग का यूज कैसे कर सकते हैं, इसका डिस्कशन इस टॉपिक में है. ओके, it involves assessment of current resources status, complex modeling to assess the relationship between the various hydrological components, planning and implementation of the land and water conservation measures. Okay, हम जो भी रिसोर्सेस है लैंड और वाटर कंजर्व करने के लिए उसका प्लानिंग कैसे करें और हम कंजर्वेशन मेजर्स कैसे ध्यान कंजर्व उसको कैसे करें. दैट मीन्स जो भी रिसोर्सेस है नेचुरल रिसोर्सेस उसको कंजर्व करके उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं. कंजर्वेशन भी करना है, दैट मीन्स उसका जो भी वेस्टफुल यूज हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करना है और दूसरा हमें वो प्रिवेंट करते हुए बेस्ट प्रोडक्टिविटी चाहिए. तो उसमें हम रिमोट सेंसिंग का कैसे यूज कर सकते हैं उसका डिस्कशन इस टॉपिक में है. रिमोट सेंसिंग वाया एरियल एंड स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स. वाया एरियल दैट मीन्स व्हाट? एरियल फोटोग्रामेट्री. आपने सर्वेइंग में चैप्टर नहीं पढ़ा होगा. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एरियल फोटोग्रामेट्री दैट मीन्स व्हाट? तो जो भी एरियल कैमरास है जो एयरक्राफ्ट में अटैच किए होते हैं उससे जो भी ग्राउंड है तो ग्राउंड की इमेजेस लेते हैं. ओके, और इमेजेस लेके उसको कंबाइन करके एक मैप प्रिपेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड एरियल फोटोग्रामेट्री. और दूसरा रिमोट सेंसिंग वाया एरियल और स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म. स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म यानी क्या? द सेंसर्स आर माउंटेड ऑन बोर्ड ए स्पेसक्राफ्ट. दैट मीन्स स्पेस शटल और सैटेलाइट जो भी है उसके साथ ही सेंसर लगाया हुआ होता है और जिसमें से इमेज हम जिसमें इमेज जो सेंसर्स है वो लेता है. ओके, जो भी डेटा है वो कैचअप करता है. That is called space-borne platforms are act as a potential tool to supply the essential inputs to the land and water resources analysis at different stages in the watershed planning and management. हमें जब भी प्लानिंग या मैनेजमेंट करना है तो जो भी डेटा चाहिए ओके तो वो हमें रिमोट एरियल फोटोग्रामेट्री या एरियल और स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म पे से मिलता है. ओके, और जो भी डेटा मिलता है उसका यूज करके हम प्लानिंग और जो भी प्लानिंग वाटरशेड प्लानिंग और मैनेजमेंट कर सकते हैं. वाटर रिसोर्सेस मैपिंग, लैंड कवर क्लासिफिकेशन, एस्टिमेशन ऑफ द वाटर यील्ड एंड सॉइल इरोजन, estimation of the physiographic parameters for the land, prioritization and water harvesting are few areas where remote sensing techniques have been used. This lecture covers the remote sensing applications in water resources management under the following 5 classes. तो ये सब जो भी डिटेल है वो आगे हम पढ़ेंगे. यहाँ पे 5 टॉपिक दिए हैं. वाटर रिसोर्सेस मैपिंग, एस्टिमेशन ऑफ द watershed physiographic parameter, estimation of the hydrological and meteorological variables, then watershed prioritization, water conservation,
तो अब ये 5 टॉपिक है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेस मैपिंग. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वाटर रिसोर्सेस मैपिंग? Water resources mapping, that means identification and mapping of the surface water boundaries, has been one of the simplest and direct application of the remote sensing in water resources studies. ओके तो जो भी हम मैपिंग करते हैं सरफेस वाटर बॉडीज जो भी है उसकी बाउंड्रीज वगैरह जो भी मैपिंग करना होता है तो वो रिमोट सेंसिंग में डायरेक्टली एप्लीकेशन एक आता है जिसकी वजह से हम जिसका यूज करके हम कर सकते हैं. वाटर रिसोर्सेस मैपिंग यूजिंग द रिमोट सेंसिंग डेटा रिक्वायर फाइन स्पाइटियर रिजोल्यूशन सो एज टू अचीव द accurate delineation of the boundaries of the water body. हमें accurate हमें जो भी water boundaries है उसका डेटा चाहिए और accurate boundaries चाहिए तो हमें fine spatial resolution चाहिए. ओके उसका यूज करते ही हम कर सकते हैं. ओके तो रिमोट सेंसिंग में वो फाइन स्पाइटियल रिजोल्यूशन हो तो ही हमें एक्यूरेट बाउंड्रीज ऑफ वाटर बॉडीज मिलेगा. Okay, then optical remote sensing techniques with their capability to provide very fine spatial resolution have been widely used for the water resources mapping. Water absorbs more of the energy in NIR and MIR wavelength, giving the darker tones in the bands and can be easily differentiated from the land and vegetation. तो यहाँ पे क्या है डार्कर टोन लाइटर टोन उस पे से पता चलता है अलग अलग वेवलेंथ जो भी होती है उसके हिसाब से यहाँ पे टोन्स मिलता है और कलर बैंड्स मिलते हैं. उस पे से पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है ये क्या आइडेंटिफाई करता है. ओके Figure shows the image of a part of Krishna river basin in different bands of the land set. In the VIS band, the contrast between the water and other features are not very significant. यहाँ पे 1, 2, 3 बैंड है उसमें यहाँ पे आप प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हो. ओके के अलग अलग बैंड से उस पे से भी हमें ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट पे से भी पता नहीं चलता है. ओके बिटवीन द वाटर एंड अदर फीचर्स आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. ऑन द अदर हैंड IR bands 4 and 5 show a sharp contrast. 4 and 5 का यूज करके हमें शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है. बैंड 4 and 5 तो शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है इमेज का पता चलता है कि इमेज क्या इंडिकेट कर रहा है. ओके लैंड जो भी है वो क्या इंडिकेट करती है लैंड पे क्या है वो सब हमें पता चलता है. Poor cloud penetration capacity and poor capability to map water resources under the thick vegetation. That means क्लाउड में पेनिट्रेशन और वेजिटेशन कवर की वजह से जो भी पेनिट्रेशन होना चाहिए ओके तो वो नहीं होता है इसमें. इसीलिए हम क्या हमें दूसरा रिमोट सेंसिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा. ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग टेक्निक में ये ड्रॉबैक है. ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग का ये ड्रॉबैक है कि जिसमें क्लाउड पेनिट्रेशन नहीं होता है. कोई डेटा चाहिए तो क्लाउड में से फॉर एग्जांपल सन है मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज सन. ओके तो वहां से जो भी रेज है तो वो क्लाउड में से आएगा तो क्लाउड में से वो पेनिट्रेट नहीं हो पाता है. और दूसरा के यहाँ से वापिस फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज जो भी है वाटर सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर जो भी है उसमें उसका डेटा मुझे चाहिए तो फॉर एग्जांपल थिक पेनिट्रेशन है थिक वेजिटेशन है तो उसमें से वो पेनिट्रेट नहीं होगा तो आपको डेटा क्लियरली नहीं मिलेगा. Okay, the use of active microwave sensor helps to overcome this limitation as the radar waves can penetrate the clouds and vegetation cover to some extent. In microwave remote sensing, water surface provides specular reflection of the microwave radiation and hence very little energy is scattered. That means जो भी एनर्जी है
फॉर एग्जाम्पल आपको कई बार आप कैमरा में से जो भी इमेज लेते हो वो ब्लर हो जाती है। तो ब्लर क्यों होती है? क्योंकि फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज़्यादा है, उसकी वजह से जो भी क्लियर है वो इमेज क्लियर नहीं आएगी। दूसरा जो मूवमेंट ऑफ कैमरा है, कैमरा आप जो मूव करते हो इमेज लेते समय, फॉर एग्जांपल आपका कैमरा थोड़ा मूव हो गया या सामने वाले का जो सामने वाले का जो भी आप फोटो खींच रहे हो तो वो भी हिल गया तो फोटोग्राफ ठीक से नहीं आएगा। दैट मीन्स स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि जो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि जो भी जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो इमेज क्लियर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। पर यहाँ पे माइक्रोवेव सेंसर में उस जो भी एनर्जी लिटल एनर्जी स्कैटर्ड, दैट मीन्स बहुत कम एनर्जी है वो स्कैटर्ड होती है। दैट मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में वो एनर्जी रिफ्लेक्शन कम होता है। इसकी वजह से जो भी आपको फोटोग्राफ चाहिए या जो भी इमेज चाहिए वो अच्छे से मिलेगी। ओके, back compared to the other land features, and the difference in energy received back at the radar sensor is used for differentiating and to mark the boundaries of the water bodies. Then the estimation of the watershed physiographic parameters. The next estimation of the watershed physiographic parameters. This section covers the remote sensing applications in estimating the watershed physiographic parameters and the land use oblique land cover information. What do you understand by watershed physiographic parameters? Various watershed physiographic parameters that can be obtained from the remotely sensed data include the watershed area, size. Watershed area, that means what? एक area, one area which is यहाँ पे वाटरशेड एरिया का मीनिंग ये है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वाटरशेड एरिया, तो जहाँ से भी पानी जिस एरिया में से रन ऑफ होके आता है, ओके, और एक स्ट्रीम में जमा होता है, दैट इज कॉल्ड वाटरशेड एरिया। जिस एरिया में से पानी रन ऑफ होके आता है और जहाँ पे एक स्ट्रीम या पॉन्ड वगैरह में कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वाटरशेड एरिया। Size and shape, topography, drainage pattern, landforms, etc. Then stereoscopic attribute of the aerial photographs or satellite images permit the quantitative assessment of the landforms and evaluation of the basin topography, which can be used to develop or update the topographical maps. With the help of satellite remote sensing, global scale digital elevation models, that is called digital elevation models, are available today at fine spatial resolution and reasonable vertical accuracy. Digital elevation model from the shuttle radar topographic mission and SSIT.GDM, that means Geographic Digital Elevation Model, GDEM are the example. STRM, that means Shuttle Radar Topographic Mission, provides near global GDM at 90 meter spatial resolution and 16 meter vertical accuracy. Airborne laser altimeter also provide quick and accurate measurement for evaluating the changes in the land surface features and are effective tools to ascertain the watershed properties. Fine resolution dams have been used to extract the drainage network pattern using the flow tracing algorithms. The drainage information
can also be extracted from the optical images using the digital image processing techniques. दैट मीन्स कोई भी ड्रेनेज पैटर्न का इंफॉर्मेशन चाहिए, लैंड कवर का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें से क्या हो सकता है, इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन आता है जिसका यूज करके हम ये सब कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जो भी होता है उसका यूज करके। The drainage information may be further used to generate the secondary information such as structure of basin, basin boundary, stream order, stream length, stream frequency, drainage density, linear aspects of canals, channel systems, etc. Figure shows the Ester GDM for small region in Krishna Basin in North Karnataka. The drainage network delineated from its using the flow tracing algorithm included in the spatial analysis tools box of ArcGIS. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एलिवेशन दिखाया है, उसमें लाइट कलर है, हाई एलिवेशन है उसमें लाइट कलर दिखाया और लो एलिवेशन पे उन्होंने डार्क कलर दिखाया। तो ये पूरा लैंड कवर है, लैंड एरिया है जिसमें हाई एलिवेशन और लो एलिवेशन बाय यूजिंग दिस कलर टोन्स इसमें दिखाया गया है। देन स्ट्रीम ऑर्डर्स, तो स्ट्रीम नंबर 1 कहाँ से कहाँ जा रही है, स्ट्रीम नंबर 2, स्ट्रीम नंबर 3, स्ट्रीम नंबर 4, स्ट्रीम नंबर 5, तो वाटर स्ट्रीम नेटवर्क एंड जो भी रीजन है उसमें एलिवेशन दिखाया गया है और स्ट्रीम ऑर्डर दिखाया गया है कि यहाँ से ये स्ट्रीम निकल के यहाँ से यहाँ जाती है, ये उसका नेटवर्क क्या है वो दिखाया गया है। देन नेक्स्ट वन इज लैंड यूज एंड लैंड कवर क्लासिफिकेशन। डिटेल्ड लैंड यूज land cover map is another important input that remote sensing can yield for the hydrological analysis. Land use और land cover जो भी है, तो land cover जो भी है वो किसमें इसका उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस जो भी करते हैं रिमोट सेंसिंग के रिमोट सेंसिंग का यूज करके हमने लैंड यूज और लैंड कवर मैप जो प्रिपेयर किया उसका यूज किसमें होगा, हाइड्रोलॉजिक एनालिसिस में होगा। लैंड कवर क्लासिफिकेशन यूजिंग द मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग डेटा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट and well-established remote sensing applications in water resources study. With the capability of the remote sensing systems to provide frequent temporal sampling and the fine spectral resolution, it is possible to analyze the dynamics of the land use, land cover pattern, and also its impact on the hydrological processes. Use of the hyperspectral imageries helps to achieve further improvement in the land use, land cover classification, wherein the spectral reflectance values recorded in the narrow continuous bands are used to differentiate the different land use classes which show the close resemblance with each other. Identification of the crop types using hyperspectral data is an example. With the help of satellite remote sensing, land use, land cover maps at near global scale are available today for hydrological applications. European Space Agency has released a global land cover map of 300 meter resolution with 22 land cover classes at 73% accuracy. ओके, यहाँ पे एक आपको फोटो इमेज दिया है जिसमें ये पोर्शन है, वहाँ पे ये सब इसका आइडेंटिफिकेशन दिया है। पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लैंड ये एरिया है वो वेजिटेशन से कवर्ड है, ये एरिया है वो लैंड है, देन ये वाला जो एरिया है वो ब्लू वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वाटर,
ओके, तो इसका एक रिजोल्यूशन और इमेज निकाला है जिससे पता चलता है कि लैंड कवर और लैंड पे कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है। ओके, दैट मीन्स जो भी लैंड है वो किससे कवर्ड है, तो उसका हम इसमें इसका इसमें डिस्कशन है। ओके, थैंक यू।